student, today we are discuss about distillation, and distillation we are discuss about steam distillation. So let's start with the steam distillation. In steam distillation, in previous video lecture we discussed about what is the distillation. So distillation is a operation consisting two steps. First is a vaporization एंड सेकेंड वन इज अ कंडेंसेशन. यानी डिस्टिलेशन में दो स्टेप्स होते हैं. वेपोराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेपर, एंड कंडेंसेशन मीन्स होता है वेपर्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स. अब डिस्टिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टीम डिस्टिलेशन. मीन्स डिस्टिलेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम. सो फर्स्ट पॉइंट इज द रिटन इज स्टीम डिस्टिलेशन इज कैरीड विद एड ऑफ स्टीम. एड मीन्स होता है हेल्प यानी सहायता. स्टीम के हेल्प से हम लोग जो डिस्टिलेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन. इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज. यानी हम लोग हाई बॉइलिंग सब्सटेंस अगर हमारे पास कोई है उससे अगर हमें नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज को अलग करना है तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं. और ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ कि वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं. यानी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस उनको कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस वेपर्स का फॉर्मेशन ना करे यानी वेपोराइज ना हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस. अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आपने वाटर है आपके पास एंड आपने उसमें NaCl मिला दिया है तो वाटर क्या है, वोलाटाइल है, वेपोराइज्ड होगा. लेकिन अगर NaCl कहा जाए तो ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होगा. तो किसी भी हाई बॉइलिंग सब्सटेंस अगर हमारे पास है और उसमें अगर नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज है और उसको अगर हमें अलग करना है तो वी गो फॉर स्टीम डिस्टिलेशन. हाई बॉइलिंग लिक्विड कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन. तो इसके सिंपल डिस्टिलेशन. तो हाई बॉइलिंग सब्सटेंस को हम सिंपल डिस्टिलेशन की मेथड से प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन. इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड. यानी कोई दो लिक्विड आपस में इमिसिबल हैं उनको भी अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन. आप दो इमिसिबल का अगर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या हो गया, ऑयल एंड वाटर. तो ऑयल एंड वाटर को अगर हमें सेपरेट करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर सब्सटेंस. किसके लिए यूज करेंगे, एक कंडीशन है कि किन किन सब्सटेंस के लिए हम यूज करेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉट डिकम्पोज्ड बाय द हीट. यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग डिस्टिलेशन करने जा रहे हैं वो वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन. और वो हीट के थ्रू डिकम्पोज नहीं होना चाहिए. यानी इसको हम लोग कह सकते हैं थर्मोस्टेबल होना चाहिए. हमारा जो कंपोनेंट है वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए. यानी टेम्परेचर सेंसिटिविटी के इस सिस्टम से भी हमारे सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, थर्मोलेबाइल एंड थर्मोस्टेबल. थर्मो मीन्स टेम्परेचर होता है, स्टेबल का मतलब जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टी को लॉस ना होने दें, अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखें, उनको स्टेबल कहते हैं. और थर्मोलेबाइल कहते हैं जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर खो दें, उनको हम लोग कहते हैं थर्मोलेबाइल. तो स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज नहीं करेंगे. थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे. किसके लिए यूज करेंगे, थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे. स्टीम डिस्टिलेशन कॉमन एग्जांपल है डिफरेंशियल डिस्टिलेशन के लिए. तो इसमें दो तीन चीजें हमें याद रखनी है स्टीम डिस्टिलेशन में. फर्स्ट कि हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम. सेकेंड, हम लोग यहाँ पे नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज अलग करते हैं. किससे, हाई बॉइलिंग सब्सटेंस से हम लोग नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज को अलग करते हैं. और हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को भी क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं. कंडीशन क्या है कि हमारा जो भी सब्सटेंस है जिसको हम लोग डिस्टिल करने जा रहे हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होना चाहिए और वो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज ना हो. प्रिंसिपल देखें इसके पीछे अगर क्या है, तो एक सिंपल सी बात अगर आप देखें कि हमें डिस्टिलेशन में क्या करना, वेपोराइजेशन करना है. वेपोराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर. और वेपर बनाने के लिए हमें कोई अगर हमारे पास लिक्विड है तो हम इसको क्या देते हैं, हीट. और जैसे हीट आपने दिया क्या बना लिया, वेपर. और वेपर ज्यादातर बनेगा जब ये हीट, ज्यादा वेपर कब बनेगी, जब ये बॉयल करेगा.
यानी बॉयल करने का मतलब वी आर डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो कोई लिक्विड कब बॉयल करता है, जब कहा जाता है कि कोई भी लिक्विड, अगर आपने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, इट मीन्स वाटर का जो वेपर है, ठीक, अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विवेलेंट हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो किस लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर जब होगा वो लिक्विड क्या होने लगता है, बॉयल करने लगता है। इट मीन्स अगर देखें वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहा है, बॉयल कर रहा है सॉरी, तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना वेपर्स बना रहा है, वो वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज करेगा। इसलिए अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि प्रेशर कुकर में पहाड़ों पे खाना देर से पकता है और प्लेन एरिया में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे अगर आप बात करें, हिल पे जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो इसी सिस्टम को देखा जाए यहाँ पे प्रिंसिपल में बताया गया है कि अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो यहाँ पे बात करेंगे मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। कोई अगर दो लिक्विड इमिसिबल हैं, बिगिंस टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो लिक्विड है La और Lb, अब हमने कहा ये बॉयल कब करेगा, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी इमिसिबल लिक्विड है बिगिंस टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी लिक्विड ए कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा और लिक्विड बी भी वेपर प्रेशर बनाएगा जब आप इसको हीट देंगे। तो इन दोनों का टोटल अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो भी लिक्विड्स क्या होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। ये सेकंड बात में बताया गया, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि वेपर प्रेशर मिक्सचर, यानी हमने मोर देन टू कंपोनेंट या दो कंपोनेंट हमने यूज किया, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी इन्होंने कहा कि हमारे पास अगर टू कंपोनेंट मिक्सचर के लिए कि अगर हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये टोटल वेपर प्रेशर है, यानी ये वेपर प्रेशर है मिक्सचर का, ठीक, इज द सम ऑफ, सम मीन्स टोटल होगा ए एंड बी का, यानी वेपर प्रेशर ए और वेपर प्रेशर बी। यानी हमारे पास कोई भी दो लिक्विड है तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर इक्वल टू प्लस लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड, ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हमारा होगा। तो ये चीज कही गई अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर में कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर मिक्सचर ऑफ द सम मिक्सचर, ठीक है। तो ये चीज हम समझ लें, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द लॉ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो अगर हमारे पास मिक्सचर है तो उन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक, वो मिक्सचर के वेपर प्रेशर के बराबर हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर दो लिक्विड है, हमने लिक्विड ए का प्रेशर लिक्विड बी का प्रेशर दोनों ऐड कर देंगे तो वो टोटल प्रेशर हमारे के बराबर होगा। एग्जाम्पल इसी बात को देखा जाए जो अभी पिछले सिस्टम में देखा गया एग्जाम्पल कि पी टी इक्वल टू आपने देखा कि पी ए प्लस पी बी, इंडिविजुअल अगर कोई मिक्सचर अगर इंडिविजुअल प्रेशर का टोटल कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्पेंटाइन इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्पेंटाइन इज 160 डिग्री एंड फॉर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कितना 160 और वाटर का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। बट व्हेन इट इज मिक्स्ड, जब इनको मिक्स किया जाता विथ वाटर एंड हीटेड द मिक्सचर बॉयल एट 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बस समझ में आई कि अगर हम ऑयल प्लस वाटर कर दें, ऑयल का तो बॉइलिंग पॉइंट 160 था, वाटर का कितना था 100, लेकिन जैसे इनको मिक्स किया ये कितने पे बॉयल करने लगा 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
हाउ इट इज पॉसिबल, इसको देखा जाए। देखा कि एट दिस टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था वो कितना था 647 mm ऑफ Hg, यानी 647 mm Hg का वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसी 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे द वेपर प्रेशर ऑफ टर्पेंटाइन का कितना बन रहा है A113 mm Hg। और इन दोनों को अगर आप ऐड करें 647 प्लस 113 इक्वल टू 760 mm Hg के बराबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारा जो 1 एटमॉस्फेयर 760 इन दोनों को जैसे ऐड किया गया वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। और जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो लिक्विड्स बिकम बॉयल। तो वही सिस्टम यहाँ पे लिखा कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना हो गया 760 mm Hg, जो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और लिक्विड जो है वो क्या होने लगा, बॉयल करने लगा। तो यहाँ पे इस बात से हम लोग ये समझ लिए कि हम लोग स्टीम यूज करके, वाटर यूज करके हम अपने हाई बॉइलिंग सब्सटेंस को बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। यानी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टर्पेंटाइन बॉयल कर रहा है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे बिलो ही क्या करने लगा, बॉयल करने लगा। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो 10 हाई बॉइलिंग सब्सटेंस कहा गया कि जो हाई बॉइलिंग सब्सटेंस है मे बी डिस्टिल एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी टर्पेंटाइन को हमने बॉयल कर दिया बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 160। तब जब हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, वाटर एज ए स्टीम। क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज कही गई कि इंडिविजुअल अगर कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड का जो मिक्सचर है, अगर 2 लिक्विड हम लोग यूज करते हैं तो 2 लिक्विड अगर आपने यूज किया तो दोनों लिक्विड का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो होता है इंडिविजुअल जो वेपर है दोनों को अगर ऐड कर दें और वो अगर 760 mm Hg के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो लिक्विड्स क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। क्लियर है। तो ये देखा जाए सेटअप यूज किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों को स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टीम कैन, इसको कहते हैं, जिसमें हम लोग एक सेफ्टी ट्यूब यूज करते हैं जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। वाटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टीम जनरेट करने के लिए। और इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लास्क, इसको कहेंगे फ्लास्क से हम लोग स्टीम को कनेक्ट करते हैं। और ये स्टीम कहाँ पास होगी, फ्लास्क में। और फ्लास्क में जो कंपाउंड हमको डिस्टिल्ड करना है उसको हम फ्लास्क में रखते हैं। और इस फ्लास्क को डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से किससे कनेक्ट किया गया है, कंडेंसर। ये सिंपल डिस्टिलेशन में मैंने बताया है। और कंडेंसर ये इसको हम लोग कहते हैं एडॉप्टर के थ्रू कनेक्ट किया गया रिसीवर में जहां पे हमें डिस्टिलेट कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। हमने स्टीम कैन यूज किया है। स्टीम कैन में हम लोगों ने सेफ्टी ट्यूब यूज किया है। अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता है तो सेफ्टी ट्यूब की हेल्प से वो प्रेशर क्या होगा, रिलीज कर जाएगा। यानी ये रेगुलेट करेगा किसको, प्रेशर को, कि प्रेशर इस कंटेनर में एक्सेस नाउ सेफ्टी ट्यूब। जैसे आप देखें प्रेशर कुकर में भी अगर आप देखें तो सेफ्टी वॉल लगे होते हैं। वो सेफ्टी वॉल इसलिए लगा रहता है कि अगर बाय डिफॉल्ट प्रेशर कुकर से प्रेशर रिलीज ना हो पाए तो सेफ्टी वॉल ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अगर ये सेफ्टी वॉल ओपन ना हो तो कुकर क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब स्टीम बनता है तो अंदर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। इसलिए स्टीम कैन में भी हम लोगों ने सेफ्टी ट्यूब लगा रखा है ताकि अंदर का प्रेशर इंक्रीज ना हो। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ से स्टीम आपके फ्लास्क में पास नहीं होगी तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा और स्टीम कैन ब्रस्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएगा, सेफ्टी ट्यूब, जो हमारे अंदर के प्रेशर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और यहाँ से स्टीम हमारी पास होके स्टीम जनरेट हुई और इसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। इसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। और यहाँ से स्टीम पास होके कहाँ चली गई, फ्लास्क, जिसको आप कहते हैं स्टील। और यहाँ स्टील में आने के बाद यहाँ पे भी आपने हीट जनरेट किया, स्टीम, इसका अपना वेपर प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा
और यहाँ से लिक्विड यानी जो ऑयल आपने टर्पेंटाइन ऑयल लिया इसका भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ये 760 mmHg वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ से लिक्विड बॉयल करने लगेगा और ये स्टीम कंडेंसर के थ्रू पास होगा, जहाँ से आपने वाटर इनलेट किया और वाटर आउटलेट किया, और यहाँ पे इसका क्या होगा, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स। कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए कि क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, तो अभी मैंने बताया इट कंसिस्ट मेटेलिक स्टीम कैन होगा फिटेड विथ कॉर्क हैविंग 2 होल्स, 2 होल्स हैं, वन फॉर सेफ्टी ट्यूब और अनदर फॉर डिलीवरी ट्यूब। थ्रू वन होल सेफ्टी ट्यूब जो मेंटेन करेगा प्रेशर इनसाइड कैन, थ्रू अनदर होल हम लोग वेंट ट्यूब भी कहते हैं और इसको डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं, वेंट ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब, इस वेंट को हम लोग डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं। अनदर एंड वेंट ट्यूब इज कनेक्टेड टू द फ्लास्क जिसमें कंटेनिंग फीड लिक्विड है, इस फ्लास्क को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिल। अ डिलीवरी ट्यूब इज इंसर्टेड विच कनेक्ट फ्लास्क एंड कंडेंसर, और एक ट्यूब होता है जो फ्लास्क को कंडेंसर से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, एंड द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू रिसीवर फ्लास्क यूजिंग एडॉप्टर, एडॉप्टर की हेल्प से हम इसको रिसीवर से कनेक्ट कर देते हैं। प्रोविजन आर मेड टू हीट स्टीम कैन एंड फ्लास्क, प्रोविजन आर मेड टू हीट द स्टीम कैन एंड फ्लास्क, हम लोग एक प्रोविजन देंगे, मैंने से यहाँ पे नीचे हीट सप्लाई करेंगे जो स्टीम कैन को भी हीट प्रोवाइड करेगा और फ्लास्क को भी हीट प्रोवाइड करेगा। तो कंस्ट्रक्शन इजी है, आपको याद रखना है स्टीम कैन, ठीक, आपको याद रखना है डिलीवरी ट्यूब, वेंट ट्यूब, ठीक, स्टिल जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्लास्क, एंड कंडेंसर, रिसीवर, और ये रिसीवर को कनेक्ट किया जा रहा है कंडेंसर से, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एडॉप्टर, ठीक है। अब देखा जाए प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे डिस्टिलेशन हम लोग करेंगे। तो नॉन एक्वस लिक्विड प्लेस्ड इन द फ्लास्क, फ्लास्क में हमने अपना लिक्विड प्लेस कर दिया यहाँ पे। स्टीम कैन फिल्ड विथ वाटर, स्टीम कैन में हम लोगों ने वाटर फिल किया, स्टीम जनरेट किया गया, एंड फ्लास्क आर हीटेड साइमल्टेनियसली, जैसे स्टीम जनरेट होगा ये स्टीम जनरेट फ्लास्क हीटेड होगा एंड फ्लास्क आर हीटेड साइमल्टेनियसली, हमने स्टीम जनरेट किया और साथ में हमने फ्लास्क को भी क्या प्रोवाइड कर दिया, हीट, तो फ्लास्क भी हीट हो रहा है और स्टीम भी जनरेट हो रही है। स्टीम पास इनटू द फ्लास्क, स्टीम कहाँ जाएगा, फ्लास्क में, मिक्सचर ऑफ फ्लास्क गेट हीटेड, जो मिक्सचर है फ्लास्क का वो क्या होगा, हीटेड होगा। स्टीम कैरीज द वोलाटाइल ऑयल एंड पासेज इनटू द कंडेंसर, अब स्टीम कैरीज करेगा वोलाटाइल ऑयल एंड पासेस इनटू द कंडेंसर, और फिर एक कंडेंसर में जाएगा जहां पे कूल्ड होगा बाय कोल्ड वाटर। कंडेंस्ड इमिसिबल फ्लूइड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर, और जो कंडेंस इमिसिबल फ्लूइड है, लिक्विड है, वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल रेसिड्यूज जो है रिमेन बिहाइंड इन द बॉइलिंग कंटेनर, यानी पे जहां पे आप बॉइलिंग कर रहे हैं वहां पे जो नॉन वोलाटाइल है वहीं पे क्या होगा, रिमेन्स, बचा रहेगा, और जो लिक्विड है वो प्यूरिफाई होके, जिसमें से नॉन वोलाटाइल अलग होके आपके इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसीजर है इसका, वर्किंग है, हम लोग फ्लास्क में लिक्विड फिल करेंगे, वाटर किस में रखेंगे, स्टीम कैन में, दोनों को हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे स्टीम बनेगी, स्टीम जो है, ठीक, स्टीम, और फिर ये स्टीम जो है आपकी फ्लास्क में बच जाएगी, और फ्लास्क से फिर वेपर कहां जाएगा, कंडेंसर, और कंडेंसर के जाने के बाद ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, कंडेंस होने के बाद फिर ये रिसीवर में क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन देखा जाए, इसका एप्लीकेशन क्या है अगर, तो स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है टॉल्विन एंड वाटर। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्लोव ऑयल, एनिस ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल, तो वोलाटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इट इज यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसको प्यूरिफाई करना है
तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। तो इट इज एग्जाम्पल है इसका एसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड। अभी कहा बार बार प्यूरिफिकेशन कहा जाता है, लिक्विड को प्यूरिफिकेशन किया। अगर हमने कहा कि एसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड ले ऑयल, अब इसको हमने क्या किया, वेपर्स में कन्वर्ट किया, और वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या कर लिया हम लोगों ने, कंडेंस कर लिया। अब हमने कहा ये अब कंडेंस करने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा, और इस ऑयल को कहते हैं ये प्यूरिफाई ऑयल है। तो क्या प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन क्या किया गया कि इस ऑयल में अगर आप देखें तो आपके बहुत सारे नॉन वोलाटाइल सॉलिड जो होंगे वो इसमें डिसॉल्व होंगे, और उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वेपर्स बनाते हैं। और जब वेपर्स बनाएंगे तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वाटर अगर आप कहते हैं, और वाटर में कहा जाता है TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी वाटर में क्या है, क्या डिसॉल्व है, सॉलिड। अब इस वाटर से सॉलिड को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको वेपर, इसको हीट प्रोवाइड किए। जब हीट होगा तो वेपर कौन बनाएगा, वाटर। वाटर ने वेपर बनाया, लेकिन जो सॉलिड है वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और फिर इसको कंडेंस अगर करेंगे आप, कंडेंस करने के बाद अब जो वाटर मिलेगा, इस वाटर में हमारा सॉलिड नहीं होगा। तो इसी सॉलिड को हम लोग कह रहे हैं नॉन वोलाटाइल। इसी नॉन वोलाटाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं लिक्विड से। और जब इसको अलग करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यूरिफिकेशन। इसी को प्यूरिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड, कोई भी हाई बॉइलिंग लिक्विड है अगर उसको प्यूरिफाई करना है, यानी उसमें से नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अलग करना है जो कि उसमें सॉल्युबलाइज है, तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। कैम्फर एंड एरोमेटिक वाटर इज डिस्टिल्ड बाय दिस मेथड। कैम्फर एंड एरोमेटिक वाटर को भी हम लोग इसी मेथड से डिस्टिल करते हैं। एडवांटेज देखा जाए इसका क्या है कि वोलाटाइल ऑयल कैन सेपरेट विदाउट एनी डिकम्पोजिशन एंड लॉस ऑफ एरोमा। एरोमा मीन्स सुगंध, खुशबू, यानी जितने भी वोलाटाइल ऑयल होते हैं इनमें खुशबू और सुगंध होती है। तो अगर जैसे आपने कहा कि हमारे पास ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल, इसका टेम्परेचर 160, अगर इसको 160 पे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो एरोमा है वो लॉस हो सकता है। तो हम लोग इसको कितने पे बॉयल कर दिए, 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट हमने किया, तब इसका एरोमा जो है क्या, वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, उसका एरोमा मेंटेन रहेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज देखा जाए इसका क्या, स्टीम डिस्टिलेशन इज नॉट सुटेबल फॉर वाटर रिएक्टिंग लिक्विड। यानी हम लोग स्टीम यूज कर रहे हैं, अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस वाटर से रिएक्ट कर जाए तो इसके लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीम डिस्टिलेशन। आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम, और इसका जो प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि जो किसी भी मिक्सचर, अगर आपके पास कोई भी मिक्सचर है, इसका जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल प्रेशर का सम अप हो, यानी दोनों इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और ये जो इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल का जो है वो अगर दोनों का ऐड 760 और इस टोटल प्रेशर जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो आपका लिक्विड क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू।